हाय गैस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज हम 13 सितंबर 2024 को रिलीज हुई तेलुगु सस्पेंस हॉरर थ्रिलर मूवी कलिंगा देखने वाले हैं। मूवी की शुरुआत पुराण कहानी से शुरू होती है। हिरण्यकशिप जो कि एक असुर थे, उन्हें ब्रह्मा ने एक वर दिया था। उसे मनुष्य भी नहीं मार सकता, ना ही जानवर मार सकता है। किसी हथियार से भी उसे नहीं मार सकते। महल के अंदर भी नहीं मार सकते, ना महल के बाहर मार सकते हैं। पृथ्वी में भी उसे नहीं मार सकते, ना ही आसमान में मार सकते हैं। देवताओं भी उसे नहीं मार सकते। ऐसा वर उसे ब्रह्मा से मिला है। हिरण्यकशिप का बेटा प्रहलाद कहता है, मेरा हरि हर जगह है, जहाँ भी खोजेंगे वहाँ मिलेगा। हिरण्यकशिप कहता है, क्या तेरा हरि इस खम्बे में है? बोल के खम्बे को तोड़ता है। तभी महाविष्णु नरसिम्हा के रूप में प्रकट होते हैं, जो आधे इंसान और आधे शेर के रूप में रहते हैं। हिरण्यकशिप को न ही आसमान में और न ही पृथ्वी में अपने पैरों में लिटाकर देवताओं के शास्त्र को यूज किए बगैर, इंसानों के हथियार को यूज किए बगैर, अपने नाखून से दिन और रात के बीच उसका वध करते हैं। फिर भी नरसिम्हा का क्रोध ठंडा नहीं होता। तीनों लोक में डर फैल जाती है। देवताएं भगवान शिव से मदद मांगते हैं। वो काल भैरव को भेजते हैं, लेकिन वो भी नरसिम्हा को संभाल नहीं पाते। शिव एक बाज का रूप धारण करके उन पर हमला करते हैं। नरसिम्हा स्वामी के क्रोध से 2 सिर वाला पक्षी आता है। दोनों की लड़ाई लंबे समय तक चलती है। देवताएं माता पार्वती से मदद मांगते हैं। माता पार्वती प्रत्यांगिरी का रूप धारण करती है। नरसिम्हा स्वामी के अपार आक्रोश को शांत करती है। तब से प्रत्यांगिरी माता बुरी शक्तियों का नाश करने वाली देवी के रूप से पूजी जाती है। एक गांव में हर जगह बुरी शक्तियों के लक्षण दिखते हैं। आइए देखते हैं माता प्रत्यांगिरी उन बुरी शक्ति को कैसे नाश करती है। सीन शिफ्ट होता है सन 1922 में। घने जंगल में एक राजा अपने घोड़े के ऊपर कुछ बक्से को रखे पैदल जा रहे हैं। रात को खेतों के बीचों बीच से एक आदमी अपने घर जा रहा है। वो कहते हुए जाता है कि पता नहीं मेरी बहरी पत्नी क्या कर रही होगी। वो जैसे घर जाता है, अपनी पत्नी मल्ली को बुलाता है। उसकी पत्नी को कम सुनाई देता है। मल्ली अपने पति को खाना परोसती है। तभी उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है। वो कहती है कि कोई मुझे बुला रहा है, बोल के बाहर चली जाती है। वो आदमी कहता है कि मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दिया, इसे तो कम सुनाई देता है। वो उसे बुलाते हुए उसके पीछे जाता है। वो उसे एक जगह पे मिल जाती है। उसे देख के वो डर जाता है। वो अपने हाथ को काट के खुद खा रही है। उसे देख के डर के वो भागने लगता है। एक आदमी साइकिल से जंगल के रास्ते से जाता है। उसे भी कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वो एक पेड़ के पास आके अपना सर फोड़ लेता है। एक नाई एक आदमी को शेव करने वाला था। उनके पास 2 छोटी लड़कियां खेल रही होती है। वो देखता है कि उसका उसरा नहीं है। वो ढूंढने लगता है। वो देखता है कि वो उसरा एक लड़की के पास है। वो अपने कान को काट के खाने लगती है। ये सब देख के गाँव वाले डर के राजा के पास जाते हैं। राजा उनसे कहता है कि मैं इसका हल जरूर निकालूंगा। उसके बाद राजा अपनी बूढ़ी दादी के पास जाता है। उसकी दादी उसे एक पुरानी कहानी बताती है। एक संदूक की तरफ इशारा करती है। राजा को संदूक के अंदर एक छोटा सा बॉक्स मिलता है। उसे लेके वो अपने बीबी बच्चों को छोड़ के उस जंगल की तरफ जाता है। गांव के ऊपर एक श्राप है, जिसे एक हथियार से खत्म किया जा सकता है। प्रेजेंट में दिखाते हैं कुछ लोग एक शव को लेकर आते हैं। उनके साथ एक बाबा भी रहते हैं। रास्ते में एक पेड़ से बनी हुई सीमा रहती है। वहाँ पर कुछ रिचुअल किया गया रहता है। बाबा उनसे कहते हैं कि हमारे पास सिर्फ 2 मिनट का टाइम है। वो सीमा को पार करके जाते हैं और शव को वहाँ पे रख के कुछ रिचुअल करते हैं। वो बाबा उन लोगों से कहते हैं कि कोई भी पीछे मुड़ के नहीं देखेगा। सब लोग रिचुअल करके जाने लगते हैं। एक आदमी पीछे मुड़ने वाला था। वो बाबा उसे आवाज देता है। तभी हम देखते हैं कि उस शव को एक भयानक क्रीचर उठा के ले जाता है। ये लोग शव को क्रीचर के लिए छोड़ के आते हैं। अगले सीन में मोती नाम के एक आदमी को दिखाते हैं, जो कि हीरो लिंगा का दोस्त है। ये दोनों मिलके शराब बेचने का काम करते हैं। कुछ लोग शराब पीकर पैसा दिए बगैर जाते हैं। हीरो उन्हें मारता है। राजा के वंश के बेटों को दिखाते हैं। वीर राजू अपने भाई बाली के बारे में पूछता है। बाली को दिखाते हैं। वो एक लड़की की इज्जत लूट के बाहर आता है। गांव में अनाउंस करते हैं कि आज रात को रिचुअल होने वाला है, इसलिए कोई भी गांव के अंदर से बाहर नहीं जाएगा। वीर राजू को देखने के लिए एक आदमी आता है। वो कहता है कि मैं अपने लैंड के पेपर को वापस लेने आया हूँ। मैंने पूरा पैसा भर दिया। वीर राजू से कहता है कि उस जगह को मुझे देने का मन नहीं, तो एक काम कर, वो जगह मुझे दे दे। वो आदमी उसके पैर को पकड़ के गिड़गिड़ाने लगता है। तभी बाली उस आदमी का गला काट देता है। वीर राजू अपने आदमी से कहता है कि इस लाश को ले जाकर उस जंगल में फेंक दो। गाँव में प्रत्यंगिरी माता की पूजा करते हैं। मंदिर में हीरो नाच गाना करता है। तभी हीरोइन पद्दू को दिखाते हैं। हीरो लिंगा को पद्दू के ऊपर बचपन से क्रश है। वो बचपन से अभी तक उसके पीछे घूम रहा है। हीरो एक अनाथ है। उसके माँ पिताजी नहीं रहते। मुत्ती के पिताजी ने उसे पाला है। हीरो मुत्ती को लेकर पद्दू से बात करने के लिए जाता है। पद्दू को आता देख मुत्ती वहाँ से चला जाता है। हीरो उसे बुलाता है। वो पूछती है कि तुम मुझे ऐसे बुला रहे हो जैसे मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। वो उसे कहता है कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन कहने से डर लग रहा है। वो कहती है कि शराब पी के लड़ाई करते समय डर नहीं लगता, मुझे देख के डर रहे हो, बोलो क्या बात है।
वो उसे पूछता है कि क्या तुम मुझे पसंद करती हो। चुपचाप चली जाती है। वो उसे कहता है कि कुछ तो जवाब दे के जा। वो कहती है बचपन से तू मुझे देख रहा है, तभी भी तुझे समझ नहीं आया। वो वहाँ से चली जाती है। मुत्ती आकर कहता है कि शादी की तारीख तय कर ले। हीरो उसे कहता है। उसने कोई भी जवाब नहीं दिया। रात को हीरो को एक सपना आता है जिसमें उसे सैटानिक सिंबल, एक घोड़ा, माता प्रत्यागिरी की छोटी सी मूर्ति, एक तलवार और एक डीमन और स्केलेटन दिखाई देता है। वो अपने बचपन वाले रूप को भी देखता है। अचानक से वो डर के उठ जाता है। ये सपने उसे हमेशा आया करते हैं, लेकिन उसका रीजन उसे आज तक समझ नहीं आया कि ये सपने उसे क्यों आते हैं। इसके पीछे क्या राज है। एक प्रेग्नेंट लेडी अपनी बेटी चिन्नू के साथ अपनी माँ के घर जाने के लिए जंगल के रास्ते से जाती है। चिन्नू खेलते हुए आगे निकल जाती है। वो लेडी उसे आवाज देती है। वो उसे ढूंढने लगती है। वो उसे ढूंढते हुए उस गांव की सीमा के पास आ जाती है। वो बाबा उसे आवाज देते हैं, तो यहाँ क्या कर रही है। वो कहती है कि मैं अपनी माँ के घर जा रही हूँ। वो कहते हैं तुम्हारी माँ का घर दूसरे रास्ते से है। वो कहती है कि मेरी बेटी आगे चली गई है, मैं उसे ढूंढ रही हूँ। तुम्हें नहीं मालूम कि यहाँ पे एक सीमा है। उसे जल्दी उसकी बेटी को लेकर वहाँ से जाने को कहते हैं। वो औरत उस सीमा को क्रॉस करती है। बाबा के सामने चिन्नू आती है। उसे देख के बाबा कहते हैं कि तू इधर है तो तुम्हारी माँ कहाँ गई। प्रेग्नेंट लेडी को वो क्रीचर मार के लेके जाता है। बाली को दिखाते हैं जो बहुत गुस्से में बैठा रहता है। वीराजू से पूछता है कि क्या हुआ। उनके आदमी उसे बताते हैं कि एक बुजुर्ग अपनी पोती को लेके जाते हैं। बाली अपने साथियों के साथ उस रास्ते से जाता है। उन्हें देख के गाड़ी रोकता है। बाली उस बूढ़े आदमी से कहता है कि तुम्हारा बेटा तो मर गया, तुम कैसे अपनी पोती की शादी करवाओगे। वो बूढ़ा आदमी कहता है मेरी पोती की शादी की उम्र नहीं हुई है, अभी तो वो बच्ची है। बाली कहता है तो ठीक है, तुम मेरे साथ उसे भेज दो, और अपने साथियों को उस लड़की को पकड़ के लाने को कहता है। तभी वहाँ पर पद्दू एक नुकीले चीज को बाली के गले में रखती है। उसे उस छोटी सी लड़की को छोड़ने के लिए कहती है। वो भी वैसा ही करता है। ये सुन के वीराजू कहता है कि अगर आदमी होता तो उसे मार डालते, औरत है तो उसे उठा ले। रात को बाली पद्दू को उसके घर के बाहर से उठा लेता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। तभी वहाँ लिंगा आकर बाली को मारने लगता है और एक एक करके उनके साथियों को भी मारता है। पद्दू को उन लोगों से बचा लेता है। यहीं से इनकी लव स्टोरी शुरू हो जाती है। दोनों काफी सारा समय एक साथ बिताते हैं। एक रोमांटिक सॉन्ग चलता है। एक तांत्रिक को दिखाते हैं। उसके पास एक औरत को लेकर आते हैं जो कि पोसेस हालत में थी। तांत्रिक उस औरत को देखते ही समझ जाती है कि उसके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है। वो एक रिचुअल करके उस औरत को ठीक कर देती है। हीरो और पद्दू मीतू से बात करके वहाँ से जाते हैं। उनके पीछे बाली आता है और मीतू से कहता है ये दोनों एक साथ गाँव में घूम रहे हैं। मीतू कहता है दोनों एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं इसलिए घूम रहे हैं, तुझे क्या। वो कहता है कि मैं तो दोनों को छोड़ूंगा नहीं। हीरो मोती और उसके पिताजी के साथ पद्दू के घर लड़की मांगने जाता है। पद्दू के पिताजी कहते हैं कि वो उसकी बेटी की शादी किसी भी हालत में एक शराबी से नहीं करेगा। वो कहते हैं कि मैं उसी इंसान से अपनी बेटी की शादी करवाऊंगा जिसके पास जमीन होगी। ये सुन के हीरो कहता है कि मेरे पास 2 एकड़ जमीन है। पद्दू के पिता कहते हैं कि वो जमीन तो तेरे दादाजी ने वीरराजू के पास गिरवी रखी है, ना तेरे दादाजी छुड़ा पाए ना तेरे पिताजी, तू कैसे छुड़ा पाएगा। वो कहता है कि अगर मैं उस जमीन को छुड़ा दूंगा तो आप अपनी बेटी मेरे को दोगे। वो कहते हैं कि आज तक किसी ने भी वीरराजू के पास से अपनी जमीन को नहीं छुड़ाई, तू कैसे छुड़ा लेगा। हीरो कहता है अगर मैं छुड़ा के ला दूंगा तो आपकी बेटी मुझे दोगे। वो चुप रहते हैं। वो फिर से उनसे पूछता है अगर मैं जमीन के पेपर को लेकर आ जाऊँ तो आप अपनी बेटी मुझे दोगे। वो कहता है हाँ मैं दूंगा। पद्दू की माँ कहती है कि लिंगा से अपनी बेटी की शादी करवाने वाले हो क्या आप। वो कहता है वो कभी भी उस पेपर को लेकर नहीं आएगा और पद्दू से कहते हैं कि उसे भूल जाओ। वो गुस्से से अंदर चली जाती है। लिंगा गांव के कुछ लोगों को लेकर वीरराजू के पास जाता है। लिंगा उनसे अपने जमीन के पेपर मांगता है। वीरराजू कहता है कि 53 साल से तुम्हारी जमीन हमारे पास गिरवी है, अगर तुम्हें जमीन के पेपर चाहिए तो 10 साल के इंटरेस्ट देकर जमीन के पेपर लेकर जाओ। हीरो कहता है कि मेरे दादा और पिताजी सालों से इंटरेस्ट भरते आ रहे हैं और हीरो खुद भी इंटरेस्ट भर रहा था। वो कहता है कि जितना पैसा आपने हमें दिया था उससे 100 गुना आपने हमसे ले लिया, अब पेपर मुझे। उसकी बातें सुन के बाली उसे लड़ने लगता है। वीरराजू कहता है कि तुम्हारी जमीन मेरे जमीन के बीचों बीच है, इसलिए मैं तुम्हें एक बम्पर ऑफर देता हूँ। तुम्हारे 2 एकड़ जमीन के बदले मैं जंगल के अंदर अपनी 4 एकड़ जमीन देता हूँ। ये सुन के हीरो मान लेता है। वीरराजू उस पेपर पर साइन करके उसके पास दे देता है। हीरो पेपर को लेकर वहाँ से चला जाता है। बाली गुस्से से अपने भाई से पूछता है कि उसे मारने के बजाय आपने उसे 4 एकड़ जमीन दे दी। तभी वीरराजू बताता है कि जो जमीन मैंने उसे दी है वो एक श्रापित है, जो भी उसे खरीदने आता है मर जाता है। ये तो जमीन को अपने नाम पे लिखवा के गया है, हमें उसे मारने की जरूरत नहीं, वो खुद मर जाएगा। ये सुन के बाली हंसता है। एक आदमी को दिखाते हैं जो उस जमीन पे जाता है। तभी वो क्रीचर उसे मार डालता है और उसका गला काट देता है और उसे खाने लगता है। उस क्रीचर को दिखाते हैं जो कि बहुत ही डरावना है।
एक फ्लैशबैक में दिखाते हैं लिंगा अपने दादा के साथ उसी खतरनाक जंगल से गुजरता हुआ जाता है। दादा उसे एक राजा की कहानी सुनाते हैं जो कि बहुत ही क्रूर था। वो राजा बहुत सारे किंगडम को खत्म कर चुका था। उनमें से एक था कलिंगा राज। कलिंगा राज का खजाना इसी जंगल में छुपाया गया था। तभी अचानक से लिंगा के दादाजी गायब हो जाते हैं। वो उनको ढूंढता है। तभी उसके चेहरे पर खून की बूंदें गिरती है। हीरो अचानक से उठता है। वो कहता है कल उसकी शादी है। उसे क्यों हमेशा ऐसे सपने आते हैं, ये अच्छे के लिए है या बुरे के लिए, उसे कुछ समझ नहीं आता। अगले दिन दोनों की शादी हो जाती है। दूसरे दिन हीरो अपने दोस्त से जंगल में उसकी जमीन को मापने के लिए आने को कहता है। पडू मंदिर से बाहर आती है। बाहर उसे वो तांत्रिक औरत मिलती है। वो पदू से कहती है कि तुम्हारे पति के ऊपर मौत मंडरा रही है। रात को हीरो जब घर आता है, पदू से कहती है कि उस जंगल में जो भी गए आज तक वापस नहीं आया, तुम उधर मत जाओ, मुझे डर लग रहा है। हीरो उसे मना लेता है। अगले दिन वो अपने दोस्त के साथ जंगल की तरफ निकलता है। वो दोनों उस सीमा को क्रॉस करते हैं। अंदर उन्हें बहुत सारे इंसानी कंकाल मिलते हैं। घर में पदू को लिंगा की फिक्र होती है। उसे बुरे सपने आते हैं। बाली बहुत गुस्से में रहता है क्योंकि उसे अभी तक लिंगा की मौत की खबर नहीं मिली। वो क्रीचर भी उनका पीछा करता है। जगह को मापने के बाद मोती हीरो से कहता है कि हमने तो जगह को माप लिया, अब यहाँ से चलते हैं। हीरो कहता है कि हमें कुछ और भी काम है। वो दोनों बातें कर रहे होते हैं। तभी वो क्रीचर मोती के कंधों पर हाथ रखने जाता है। हीरो जैसे ही मुड़ता है वो गायब हो जाता है। दोनों रात को वहीं पर सो जाते हैं। सुबह मोती उठ के देखता है कि वहाँ पर हीरो नहीं है। वो उसे आवाज देते हुए जाता है। हीरो को दिखाते हैं वो अपनी पत्नी के साथ है। ये सब पदू के हेलुसिनेशन है। लिंगा जंगल में ही रहता है। बाली अपने भाई से कहता है कि आपने कहा था जंगल के अंदर जाते ही लिंगा मर जाएगा, लेकिन अभी तो उसकी मौत की खबर नहीं मिली। वो भी सोच में पड़ जाते हैं कि जो भी इस जंगल में कदम रखता है वो मारा जाता है, लेकिन ये अभी तक क्यों नहीं मरा। जंगल में हीरो को दिखाते हैं। हीरो अपने दोस्त के साथ नहा रहा होता है। उसकी पीठ पर बाज का टैटू रहता है। रात को बाली पदू को धमका के जाता है। रात को पदू जंगल में हीरो को उठाती है और कहती चलो यहाँ से, नहीं तो वो तुम्हें मार डालेगा। वो उसका हाथ पकड़ के लेके जाती है। तभी हीरो देखता है कि उसका सपना है। सुबह मोती उठ के देखता है कि फिर से लिंगा वहाँ से गायब है। वो उसे आवाज़ देता है और उसे पूछता है कि तुम रोज सवेरे कहाँ चले जाते हो। तभी वो इस जंगल में आने की वजह बताता है। एक फ्लैशबैक दिखाते हैं। लिंगा के दादाजी के हाथ में एक संदूक रहता है। वो उस संदूक के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि इस संदूक के अंदर तुम्हारी माँ की कुछ चीजें हैं और तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर है। जब दादाजी अचानक से गायब हो गए थे तब वो संदूक भी गायब हो गया था। दादाजी के खत्म होने के बाद लिंगा बचपन से इस जंगल में उस संदूक को ढूंढने आता है। एक दिन उसे वो संदूक मिल जाता है। वो संदूक को खोल के देखता है। उस संदूक के अंदर उसकी माँ की साड़ी रहती है और एक पुरानी किताब मिलती है। उस किताब में एक चाबी रहती है। वो उसे निकाल कर उस किताब को पढ़ने लगता है। उसमें लिखा था कि 18th सेंचुरी में रुद्रगिरी किंगडम को मच्छी राजा राज्य करता था। वो अपनी प्रजा पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता था। उसके लालच और सिंहासन के लिए उसने कई राज्यों के ऊपर हमला किया। उसके अंदर का लालच दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। उसकी नज़र मीलों दूर कलिंगा राज्य पर पड़ती है। कलिंगा किंगडम को राजा रणसिम्हा राज्य करते थे। कई बार मच्छी राजा कलिंगा राज्य पर हमला किया, लेकिन वो रणसिम्हा को हरा नहीं पाया। इस कारण वो बहुत ही दुखी रहता है और उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद उसका सिंहासन उसकी बेटी बेलुडी ने संभाला। उसे किसी भी तरह से उसके पिता की अधूरी इच्छा पूरी करनी थी। उसने अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए कलिंगा पर हमला किया, लेकिन वो भी सफल नहीं हो पाया। वो अपने मंत्रियों के साथ बैठ के मीटिंग करता है। वो अपने मंत्रियों से कहता है कि कलिंगा को जीतने के लिए इंसानी शक्ति बस नहीं होगी, हमें डीमन की शक्ति की जरूरत है। उसने शैतान धारका की मदद ली। उसने एक इविल डीमन को बनाया जिसका नाम असुर दक्षी था। उसके जरिए उसने कलिंगा राज्य को जीत लिया। मच्छी राजा कलिंगा से सारे खजाने और माता प्रत्यंगिरी की मूर्ति को भी लेकर आ गया। माता क्रोधित हो जाती है। उस गांव में अजीब सी बीमारी फैलती है। लोग खुद को खाने लगते हैं और असुदक्षी लोगों को मार के खाने लगता है। ये सब देख के राजा की पत्नी शकुंतला देवी महर्षि गिरी के पास मदद मांगने जाती है। वो कहते हैं तुम्हारे पति ने युद्ध करने के लिए गलत इस्तेमाल किए, उसे सजा भुगतनी ही पड़ेगी। शकुंतला देवी कहती है उनकी सजा क्यों प्रजा को मिल रही है, इसका प्रायश्चित क्या है। वो कहते हैं तुम प्रजा की भलाई के लिए पूछ रही हो, इसलिए मैं तुम्हें प्रायश्चित बताता हूँ। गांव में माता प्रत्यंगिरी की मूर्ति को स्थापना करना होगा। रीति रिवाज के साथ उनकी पूजा करनी पड़ेगी। उसके बाद कलिंगा राज से जो खजाना और माता की मूर्ति को लेकर आए थे, उन दोनों को जंगल के अंदर गंगा नाम की गुफा में खजाना और माता की मूर्ति को रखना होगा। राजा के वंश का एक आदमी एक काम करेगा और खुद को सैक्रिफाइस करेगा। शुरुआत में हमने जिस राजा को देखा था, शकुंतला देवी उसकी दादी है। दादी के कहने पर राजा ने खजाना और माता की मूर्ति को लेकर जंगल आए थे और खुद को सैक्रिफाइस किए थे, जिस कारण गांव का श्राप खत्म हो जाता है। लेकिन असुर दक्षी को खत्म नहीं कर सके।
गांव के लोग रिचुअल करके एक सीमा स्थापित करते हैं जिसके अंदर असुदक्षी नहीं आ पाएगा। लाशों को गांव के लोग असुदक्षी के लिए छोड़ के आते हैं। ये सदियों से चल रहा है। हीरो को जो सपने में दिखाई देता था वो इनसे रिलेटेड है और जो स्केलेटन दिखाई देता था वो राजा का था। ये सब हीरो को इसलिए सपने में आता था क्योंकि हीरो कलिंग राजा के वंश का है। हीरो ये सब अपने दोस्त को बताता है। फिर दोनों गुफा के अंदर जाते हैं। उनका पीछा करते हुए असुरदक्षी आता है। ये दोनों गुफा के अंदर खजाना और माता की मूर्ति को देख लेते हैं। वहीं पर राजे का स्केलेटन भी रहता है। पास में एक तलवार भी रहता है जो लिंगा के सपने में अक्सर आया करता था। दोनों खजाने को देख के बहुत खुश होते हैं क्योंकि हीरो के पूर्वज का खजाना उसे मिल गया। तभी वहाँ बाली आ जाता है। वो ये देखने आया था कि लिंगा मरा है या नहीं। लिंगा और बाली के बीच लड़ाई होती है। तभी उनको एक डरावनी सी आवाज सुनाई देती है। वो असुरदक्षी की आवाज थी। असुरदक्षी एक एक को मार के खाने लगता है। असुरदक्षी इसलिए लिंगा को नहीं मारा था क्योंकि वो राजा के वंश का था। लिंगा उस तलवार को लेकर आता है और अपने दोस्त को आंखें दिखाता है। वो समझ जाता है कि वो क्या कहने वाला है। वो अपने पीछे असुरदक्षी को भगाने लगता है। तभी लिंगा माता की कृपा से असुरदक्षी को उसी तलवार से मार डालता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लिंगा काफी अमीर बन चुका है। वो अपने साथ अपनी पत्नी पद्दू, अपने दोस्त और उसकी पिता के साथ गांव छोड़ के जाने वाला है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं जंगल में जाने से पहले पद्दू ने हीरो और उसके दोस्त के हाथ में एक ताबीज बांधा था जो तांत्रिक ने उसे दिया था ताकि माता की कृपा उन पर बनी रहे। गुरु पूर्णिमा के दिन एक आदमी को बुरी शक्ति पोसेस करती है। तभी वहाँ तांत्रिक आकर उसे बचाती है। गुफा के अंदर असुरदक्षी फिर से प्रकट होता है। इस बार वो बहुत ही खतरनाक दिखाई देता है। तभी क्रोध से माता प्रत्यंगिरी अपनी आंखें खोलती है। ऐसी ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। कैसी लगी आप लोगों की मूवी हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको मूवी पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना न भूलिए। अपना ध्यान रखिए और अपनों को खुशी दीजिए। फिर मिलेंगे अगले मूवी के साथ। तब तक के लिए हमारे सब्सक्राइबर और व्यूअर्स को बहुत सारा प्यार।